बच्चों वर्क को समझने के बाद बात करते हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की, कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। इनको डिटेल में समझेंगे, क्या एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निकालते कैसे हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे। और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, कंपटीशन में इनके एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं। जिस तरह के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कुछ डाउट भी होता है, वो डाउट भी दूर करेंगे। कैसे, थोड़ा सा क्लू दे देता हूं मैं। जैसे आपको ये पता है बच्चों कि अगर डिस्टेंस 0 हो तो वर्क डन 0 होता है, लेकिन ये वर्क डन 0 किसका होता है, कंजर्वेटिव फोर्स का कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का? सोचना है, आंसर इसी वीडियो में मिलेगा। देखो पहले हेडिंग लगाइए कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स की पहले डेफिनेशन आप लिख लीजिए, फिर हम उसकी डेप्थ में चलेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स कैसे फील होगा। कंजर्वेटिव फोर्स, अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव। किसी फोर्स को आप कंजर्वेटिव फोर्स कब कहोगे? अ फोर्स इज सेड टू बी, अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ, यहां रुक जाइए थोड़ा सा, इफ वर्क डन बाई सच फोर्स, वर्क डन बाई सच फोर्स, अगर फोर्स के थ्रू वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता, ये चीज क्लियर कर दी तो आपको कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्लियर हो जाएगा। अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाई सच फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन, डिपेंड्स, सच फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन पाथ फॉलोड। अगर आपने ये बोल दिया है कि अगर किसी फोर्स के थ्रू किया गया वर्क डन केवल किस पर, ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता, तो ऐसे फोर्स को क्या बोलते हो बच्चों? कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हो। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसके थ्रू किया गया वर्क डन केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है देखो, जैसे आपसे मैं बोलूं कि यहां से आपको यहां जाना है, आपको इस पाथ का वर्क डन पता है, किस पाथ का, ए से बी जाना है, और इस पाथ का वर्क डन आपको W1 पता है। मैं आपसे पूछूं इस पाथ का वर्क डन बताओ या इस पाथ का वर्क डन बताओ, ये W3 है, ये W4 है, ठीक है, और एक W ये है, ये W2 है, W3 W4। मुझे पता किसका, मुझे सिर्फ पता है A से B तक जाने का वर्क डन मुझे पता है, और मुझसे पूछा जा रहा है कि वर्क डन बताइए किस पर, W2 पर बता दीजिए, ये W4 पर बताइए, ये W3 के थ्रू बताइए कि कितना वर्क डन होगा। तो आपको पता होना चाहिए कंजर्वेटिव अगर फोर्स है, फोर्स अगर कंजर्वेटिव है तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। क्या लिखोगे आप? फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या आएगा? फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस जो वर्क डन होता है, वर्क डन W1 जितना होगा उतना W2 होगा, उतना W3 होगा, उतना W4 भी हो जाएगा। इसलिए केवल ये पता हो जाए आपको कि फोर्सेस कंजर्वेटिव है या नहीं। अब आपको कुछ फोर्सेस पता भी होने चाहिए कि कौन कौन से फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं, मालूम तो होगा, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल क्या होते हैं देखो, एग्जाम्पल में सबसे फेमस एग्जाम्पल बच्चों पढ़ना है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या पढ़ना है? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन ये तो पढ़ना 12th में है, आपको ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ना है। मैग्नेटिक फोर्स ये भी 12th में पढ़ना है। क्या 11th में कोई फोर्स ऐसा नहीं है जो कंजर्वेटिव हो? है। ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स आप बच्चों पढ़ोगे, ये 11th में है। स्प्रिंग फोर्स ये क्या होता है? ये होता है कंजर्वेटिव फोर्स। एंड ग्रेविटी फोर्स ये भी पढ़ोगे आप, ग्रेविटी फोर्स। तो ये दोनों फोर्स ऐसे हैं
जो आपको 11th क्लास में मिल जाएंगे। ये दोनों आपको 12th क्लास में मिलेंगे। तो ये एग्जाम्पल किसके हैं? ये बच्चों एग्जाम्पल हैं कंजर्वेटिव फोर्स के। अगर इन फोर्सेस के थ्रू वर्क डन हो रहा है और आपको सीधे रास्ते का वर्क डन दे दिया गया कि सीधा ए से बी जाने के लिए W1 20 जूल है, बताओ W4 कितना होगा? इस रास्ते का वर्क डन उतना ही होगा, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता ही नहीं। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन तो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। इतनी बात हो गई। चलो ये बात नोट कर लो। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होता है वो आपको याद करना है। क्या? जो वर्क डन होता है किसका? कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होता है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फॉर अ क्लोज पाथ वो 0 होता है। कैसे होता है उसका डेरिवेशन भी करना है। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं लिखता हूं। ठीक है, ले लिया। चलो अब एक हेडिंग लगाओगे क्या? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। पहला मैं लिखने जा रहा हूं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फॉर अ क्लोज पाथ इज ऑलवेज 0। क्या होता है? वर्क डन जो होता है क्लोज पाथ के लिए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स किसके थ्रू? कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू। वही बात आ गई कि आपके पास ग्रेविटी फोर्स हो, स्प्रिंग फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, तो ऐसे फोर्सेस के थ्रू जो वर्क डन होगा क्लोज पाथ में, जहां से चलो वहीं पे आ जाओ। मैंने आपसे कहा ना स्टार्टिंग के वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि जहां से चलो अगर वहीं वापस आओगे तो क्या होता है? जहां से चले थे, जैसे यहां देखो, मैं इस जगह से चलूं, वापस जाऊं, फिर वापस आऊं, जाऊं, वापस आऊं, जहां से चलता हूं वहीं वापस आ जाता हूं, तो आप बोलते हो डिस्टेंस 0 है इसलिए वर्क डन 0 होगा। नहीं, इसके पीछे का लॉजिक कुछ और है। अब देखना कि ये जो 4 फोर्सेस मैंने बताए, इसमें से मैं एक फोर्स लेके चलूंगा जो आपको समझ में भी आएगा। ग्रेविटी फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका वर्क डन दिखाऊंगा मैं आपको कि 0 होता है। डिस्टेंस 0 होने पर वर्क डन 0 होता है, लेकिन ये कंडीशनल चीज है। अब आपको इसके डेप्थ समझ में आएगी। देखो मैंने लिख दिया है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फॉर अ क्लोज पाथ इज 0। तो मैं लिखने जा रहा हूं वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स। क्या लिखने जा रहा हूं? इसके अंदर मैं लेने जा रहा हूं वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स। वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स कैसा होता है? ये होता है कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा होता है? ये होता है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव क्या है? ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक, जो ग्रेविटी फोर्स होता है बच्चों वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब देखो जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये देखो कंडीशन ये है आपके पास, आप ये ग्राउंड पे हो। कहां हो? ग्राउंड पे हो। यहां से आपने क्या किया? यहां पर एक मास रखा था। क्या रखा था? यहां पे एक मास रखा था, m मास, और इसको आप यहां लेके जा रहे हो। कहां पर? यहां लेके जा रहे हो। कितनी हाइट लेके जा रहे हो? ये आप h हाइट ऊपर लेके जा रहे हो। ठीक है, h हाइट ऊपर लेके जा रहे हैं। तो ऊपर ले जाने का जो वर्क डन है बच्चों वो है W1। क्या है? W1। और ऊपर से नीचे लाने का जो वर्क डन है वो क्या है? W2। तो मैं ये निकालने जा रहा हूं कि ऊपर जाएंगे फिर लौटेंगे तो क्लोज पाथ हो जाएगा। जाना और फिर वापस आना क्लोज पाथ हो जाएगा। और उस क्लोज पाथ के लिए मैं क्या निकालने वाला हूं? उस क्लोज पाथ के लिए मैं वर्क डन निकालने वाला हूं। वर्क डन क्या हो जाएगा? मैं मान लेता हूं मैं जा रहा हूं यहां से, कहां से? ए से बी जाता हूं। कहां जाता हूं? ए से बी तक जाता हूं। चलो ए से बी तक लिख जाता हूं। तो ए से बी का वर्क डन निकालिए। वर्क डन ए टू बी। ये क्या है? वर्क डन ए टू बी है। वर्क डन ए टू बी किसके थ्रू है? बाई ग्रेविटी फोर्स है। वर्क डन मैंने लिख दिया वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स या वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा है? ए टू बी का है। ए टू बी का क्या आएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और बीच का क्या होता है? एंगल होता है। एंगल। तो देखो यहां पर क्या होगा? इसका mg नीचे लगेगा, ग्रेविटी फोर्स नीचे लगेगी, और डिस्प्लेसमेंट कहां है? ऊपर होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना? h। तो दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? इन दोनों के बीच में बच्चों एंगल बन रहा है 180 डिग्री। क्या बन रहा है?
180 डिग्री। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, एफ का मतलब कितना हो गया mg, तो ये हो गया mg। जाना कितना है h, तो ये s की जगह पे हो जाएगा h, और cos ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो cos 180 कितना होता है -1, तो ये हो जाएगा कितना mg, और h यहाँ से आएगा -1, तो ये आ गया -mgh आ गया। तो ये तो वर्क डन निकला किसका, वर्क डन हो गया A to B का। किसके थ्रू है, ग्रेविटी फोर्स के थ्रू वर्क डन है। अब मैं निकालूंगा क्या, अब मैं निकालूंगा वर्क डन B to A निकालूंगा। वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स किसके लिए, ग्रेविटी फोर्स फॉर B to A। अब किसके लिए निकालना है, फॉर B to A निकालने जा रहा हूं। तो क्या आएगा W, यहां आएगा BA, क्या लिखूंगा FS cos थीटा आ जाएगा। अब देखो यहां पे क्या आएगा, जब नीचे आ रहे होंगे उस कंडीशन पर इसका जो वेट होगा वो कहां लगेगा, इसका जो वेट होगा नीचे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, यहां पर वेट भी नीचे आ रहा है, mg नीचे आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है। जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी तो थीटा 0, तो यहां क्या लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा mg और इसकी जगह पर लिखेंगे h, थीटा की जगह पर लिखेंगे cos 0। नहीं समझ में आया, f मतलब mg नीचे लग रहा, h भी नीचे आ रहे हैं, तो दोनों के बीच में एंगल 0, तो यहां से कितना आ जाएगा mgh आ जाएगा। तो ये तो हो गया वर्क डन किसके लिए, ये हो गया B to A जाने वाला वर्क डन हो गया। अब टोटल वर्क डन निकालिए, जाना और आना। नाउ टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स, और ग्रेविटी फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है, किसके लिए, फॉर क्लोज पाथ। अब बात हो रही किसकी, क्लोज पाथ की हो रही, तो क्लोज पाथ का मतलब कितना आ गया, क्लोज पाथ। तो देखो दोनों का जोड़ लो, वर्क डन कितना आ जाएगा, जो W आया है, जो W टोटल आएगा, या W ग्रेविटी लिख देता हूं मैं, कैसा लिखता हूं, ग्रेविटी फोर्स, और जो ग्रेविटी फोर्स होता है वही वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, ये होगा WAB और प्लस WBC होगा, BA होगा, तो दोनों ऐड करोगे तो आएगा mgh प्लस mgh, कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये हमेशा याद रखना है कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स फॉर अ क्लोज पाथ, किसके लिए, फॉर अ क्लोज्ड पाथ क्या होता है, ऑलवेज बच्चों 0 होता है। तो कभी भी कोई भी कहे वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स फॉर अ क्लोज पाथ 0, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर अ क्लोज पाथ 0, वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स फॉर अ क्लोज पाथ इज ऑलवेज 0। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक एग्जांपल और बात करते हैं, फिर बात करेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मैं बात करता हूं किसके लिए, दूसरे एग्जांपल के थ्रू कि कैसे 0 आता है, और इससे यह भी रियलाइज हो जाएगा कि पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। आप किसी भी रास्ते से आइए, वर्क डन क्या आएगा, सेम आने वाला है। तो देखो अगर कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू वर्क डन करना है तो एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे मैं पूछ रहा हूं कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स बताइए। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा फोर्स, ग्रेविटी फोर्स ही ले रहा हूं, वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स। दूसरा एग्जांपल क्या है, वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स, क्या होता है, ग्रेविटी फोर्स होता है। वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स कैसा एग्जांपल है, आपके पास देखो ये बना हुआ है, ऐसे बना दिया मैंने और ये बना दिया। एक आपके पास इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन की जो ये डिस्टेंस है ना, यहाँ पे डिस्टेंस देखो, यहाँ पे एक मास रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, यहाँ पे एक मास रखा हुआ है, और इसकी जो डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक, वो कितनी है, s डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस है, s डिस्टेंस रख दी मैंने। यहाँ से इसको उठा के आपको यहाँ ले जाना है, क्या ले जाना है, इसको उठा के यहाँ से उठा के यहाँ ले जाना है। क्लियर हुआ, ये पता है और ये एंगल आपको पता है। चलो ये नहीं पता तो ये निकाल सकते हो आप, देखो साइन थीटा लगा देंगे तो ये पता चल जाएगा ये कितना हो जाएगा। इसको पहले आप निकाल लीजिए ये कितना है, फिर आप निकालिए, आपको जाना कहाँ है,
ए से जाना है बी और बी से जाना है सी। आपको यह पता चल गया कि वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स बताना है। तो ग्रेविटी फोर्स क्या होता है, वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब किसी मास को मैं इधर से डायरेक्ट लेके जाऊं ए से सी और फिर ए से बी लेके जाऊं, बी से सी लेके जाऊं, तो वर्क डन सेम आना चाहिए। तो देखो मैं लिख देता हूं, फॉर वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स क्या आता है, या कंजर्वेटिव फोर्स आ जाएगा। दैट इज क्या होना चाहिए, वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन ए टू सी, जो होगा वो क्या आएगा, वर्क डन बाई ए टू बी प्लस वर्क डन बाई बी टू सी के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तभी हम बोलेंगे कि ग्रेविटी फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर है, क्योंकि आप सीधे लेके जाइए या इस रास्ते से लेकर के इधर जाइए, देखो इधर से लेके जाइए फिर इधर लेके जाइए, इसका वर्क डन देख लीजिए और डायरेक्ट लेके चले जाइए, दोनों वर्क डन सेम आए, तभी आप बोलना कि जो ग्रेविटी फोर्स है वो कंजर्वेटिव इन नेचर है। तो ग्रेविटी फोर्स के बारे में देखिए क्या आता है। अच्छा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस नहीं पता है ना, नहीं पता, चलो ये पता है और ये पता है, तो ये तो निकाल सकते हो, नहीं, चलो निकाल के दिखाते हैं आपको। पहले यहां देखो साइन थीटा लगा दो, क्या लगा दो, साइन थीटा। तो साइन थीटा लगाओगे इन ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो देखो साइन थीटा लगाओगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर, इसको बोलो परपेंडिकुलर, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर, इसको मैं बोल देता हूं परपेंडिकुलर, ठीक है। ये आ जाएगा स्मॉल पी, स्मॉल पी की वैल्यू कितनी आ गई, स्मॉल पी की वैल्यू आ जाएगी ये पी अपॉन एस। तो स्मॉल पी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों एस साइन थीटा, क्या आ जाएगी, एस साइन थीटा। क्लियर हुआ, इसको एस मान लूँ या एल मान लूँ, जो भी तुमको मानना जो आसान लगे। यहाँ पे एल आ गया, कितना आ गया, एल साइन थीटा आ गया। क्लियर हुआ। अच्छा ये एल है तो ये कितना आ जाएगा, देखो एक और लगा लो यहाँ पे, कॉस थीटा इक्वल टू लगाओगे तो क्या आएगा, बेस अपॉन, इसको लिखो स्मॉल बी, क्या लिखो स्मॉल बी, स्मॉल बी इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ आएगा कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन, बेस है बी अपॉन हाइपोटेनियस एल। तो बी की वैल्यू बच्चों आ जाएगी एल कॉस थीटा, ठीक, ये आ जाएगा। क्लियर है, इतनी चीजें मैंने लिख दी। अब मैं निकालने जा रहा हूं वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स, किसके लिए, ए टू सी के लिए। तो पहला निकालिए वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स, बाय ग्रेविटी फोर्स क्या आएगा, डब्ल्यू ए टू सी। डब्ल्यू ए टू सी का मतलब क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और बीच का एंगल, किसके बीच में, एफ और एस के बीच का एंगल। देखो इसका जो मास होगा बच्चों, इसका मास, किसका, इसका मास m का जो वेट होगा वो क्या आएगा, ग्रेविटी फोर्स इस पे लगेगा, कहाँ लगेगा, mg लगेगा नीचे। ये तो बच्चों 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो पूरा जो एंगल होके यहाँ तक आया वो कितना आया, ये आया 90 प्लस थीटा आ गया, कितना आ गया, 90 प्लस थीटा। तो यहाँ देखो mg लिखोगे, mg लिखोगे, s कितना है, यहां से यहां तक ले जाना है तो ये तो l आएगा, और जहां cos लिखा है, cos थीटा लिखा है, थीटा की आप क्या लिखोगे, 90 प्लस थीटा। फिर कंफ्यूजन होगा, एक बार पूछो, ये थीटा है और यहाँ नीचे 90 है, तो पूरा एंगल हो जाएगा 90 प्लस थीटा। तो ये L और mg के बीच का एंगल है, क्योंकि ये S है और ये फोर्स है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है थीटा। तो आपने थीटा लिख दिया, थीटा कितना है, थीटा प्लस 90 है, तो 90 प्लस थीटा आएगा। तो देखो cos 90 प्लस थीटा, जब आप ऐसा करते हो, ऐसा, यहाँ 0, यहाँ 90, यहाँ पर क्या आएगा 180, ये आएगा 270, ठीक है, यहीं पर क्या होता है 360 होता है। जब 90 में ऐड करते हो तो यहाँ होता है ASTC, यहाँ पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कॉस बदल जाएगा किसमें, 90 है, 90 चेंज होगा, कॉस हो जाएगा किसमें, साइन में। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो ये चेंज होके mg l साइन थीटा आ गया, और ये रहेगा पॉजिटिव क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएगा, तो ये प्लस रहेगा। क्लियर, चलो ये निकला कितना आपके पास, WAC निकला। अब क्या बात करूं, अब आप निकालो वर्क डन, किसका, वर्क डन A टू B का निकालिए, किसका निकालिए, A टू B का। अब यहां पर कैसा फोर्स आ रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स, और ग्रेविटी कैसा है, नॉर्मल टू द डिस्प्लेसमेंट है। क्या लिखोगे, क्योंकि वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स हमेशा जीरो होता है, हमेशा ही जीरो होता है, लिख लीजिए वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। तो F इंटू एस इंटू कॉस थीटा।
देखो एफ की वैल्यू तो mg रहेगी, एस की वैल्यू क्या आएगी, एस का मतलब बी, तो यहां बी लिखो, और कॉस थीटा, थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा जो है बच्चों 90 आएगा। क्यों, क्योंकि क्या आएगा, बी और mg के बीच में एंगल कितना है, mg और b के बीच में 90 डिग्री। तो b की वैल्यू तो ये लिखी हुई है, हम नहीं रखेंगे, जरूरत नहीं है ना, आप चाहो तो रख देना mg, और b की वैल्यू कितनी है, l cos थीटा, लेकिन इस cos 90 की वैल्यू कितनी है, 0, तो पूरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब जरा देखो वर्क डन किसका, अब वर्क डन निकालो b से c तक का, b से c, तो BC से में क्या आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। F कितना आएगा, अगर बॉडी यही चीज बॉडी यहां पे होती, ये बॉडी यहां पे पहुंच जाती, तो इसका तो mg नीचे लगता और डिस्प्लेसमेंट ऊपर होता, डिस्प्लेसमेंट कितना होता, p के बराबर होता, तो क्या आ जाएगा mg, और s की जगह पे क्या आएगा, s की जगह पे स्मॉल p आएगा, और कॉस थीटा जब कितना आएगा, देखो mg नीचे है, mg नीचे है, तो इनके बीच में कितना एंगल बना, ये बन गया बच्चों 180 बन गया, क्या बन गया, 180 डिग्री बन गया। फिर देखना mg नीचे है और मास को ऊपर जाना है, मास कहाँ जाना है, इसको जाना है ऊपर, जब ऊपर लेके जाओगे b से c तक, तो क्या होगा, इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, फोर्स नीचे है, एंगल 180, तो ये होती वैल्यू -1, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा mg, और p की जगह पे कितना है, p की जगह पे है l साइन थीटा, और -1 है इसकी जगह पे, तो ये कितना आ गया, -mgl साइन थीटा। तो आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो, हेंस क्या देख रहे हो, जो वर्क डन है, वर्क डन किसका, वर्क डन A टू B A टू C का इज इक्वल टू द, किसके इक्वल आ गया, इसका तो इसका वर्क डन 0 आया, इसका वर्क डन कितना आया, देखो ये वर्क डन कितना आ गया, ये आया है, ये लिखा मैंने क्या, हेंस वर्क डन है, ये वर्क डन, जो वर्क डन आया है A टू C का इज इक्वल टू कितना है, वर्क डन A टू B प्लस वर्क डन B टू C। हेंस गिवन वर्क डन बाय गिवन फोर्स इज कंजर्वेटिव नेचर, therefore work done, therefore given force is conservative in nature, क्योंकि उसका जो वर्क डन आया है, therefore gravity force is conservative in nature। ये एक तरीका होता है बच्चों पता लगाने के लिए कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव नेचर है या नहीं है, कैसे चेक करोगे, वो तरीका यही है कि आप देख लो कि पाथ पे अगर डिपेंड कर जाए तो नॉन कंजर्वेटिव, पाथ पे डिपेंड नहीं करे, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल थी, इधर से होते होते गए फाइनल आ गया, अगर इधर का वर्क डन पता है तो इधर का वर्क डन वही होगा जो इस रास्ते का होगा, अगर इधर का पता है तो इधर का वर्क डन निकालने की क्या जरूरत है, सीधे आप बताइए ना। अगर कोई बोले A टू C वाया B, जैसे आपसे कोई बोलता है प्रतापगढ़ टू लखनऊ वाया रायबली, तो यही तो हुआ ऐसा, तो इसका वर्क डन पता है तो आपको डायरेक्ट A टू C का वर्क डन तो वही होगा, सीधे प्रतापगढ़ से रायबली, वाया की जरूरत ही नहीं, तो ये कंसेप्ट होता है। चलो नॉन कंजर्वेटिव हेडिंग लगाओ, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, किसी फोर्स को आप नॉन कंजर्वेटिव कब कहते हो, अ फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव, लिखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस या फोर्स लिखिए, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए फिर बात करते हैं। अ फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव, अ फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव if work done by such force, अगर ऐसा फोर्स हो जिसके थ्रू किया गया वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ना डिपेंड करके पाथ पे डिपेंड करे, तो अ फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय सच फोर्स डिपेंड्स ऑन पाथ, सच फोर्स
डिपेंड्स अपॉन पाथ, नॉट ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, किसी फोर्स के थ्रू किया गया वर्क डन अगर पाथ पे डिपेंड करे, ना कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, तो ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल क्या होता है बच्चों? एग्जांपल बच्चों बहुत फेमस है, आप देखो। एक तो फोर्स लिख सकते हो टेंशन का फोर्स, टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स, टेंशन आपके पास बहुत रहता है, वो सारा टेंशन नहीं है। टेंशन फोर्स और एयर रेजिस्टेंस होता है, विस्कस फोर्स होता है, विस्कस फोर्स या विस्कोसिटी लिख सकते हो, विस्कस फोर्स या विस्कोसिटी फोर्स, टेंशन फोर्स। बहुत जो ज़्यादा फेमस है जिसको याद रखना है आपको, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, इसका मैं एग्जांपल आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। फ्रिक्शन फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस, ये सारे क्या होते हैं? ये सब होते हैं बच्चों नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो टेंशन फोर्स कहीं दिखे, विस्कस फोर्स दिखे, विस्कस फोर्स आने वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। टेंशन फोर्स जब आप लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे होते हैं तो टेंशन पढ़ना पड़ता है। फ्रिक्शन फोर्स लॉज ऑफ मोशन में रहता है, पढ़ चुके हैं। एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस भी आपको मिलेगा आगे पढ़ने में, जहां पर जब एयर का इफेक्ट आता है, जब आप पढ़ेंगे साउंड वगैरह, तो साउंड में मतलब क्या आएगा, जैसे कि आप बॉब को पढ़ रहे होते हैं वेव मोशन में, वहां पर एयर का इफेक्ट आ जाता है, तो वो सारी चीजें आपको मिलेंगी आगे। तो इस तरह से पहले एग्जाम्पल याद रखेंगे। और एक चीज याद रखो, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि अगर डिस्टेंस 0 हो तो वर्क डन 0 होगा कि नहीं होगा, ये तो वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। अभी आपको एक चीज पता चल पाई है कि अगर डिस्टेंस 0 है तो वर्क डन 0 हुआ, तो उसका एक रीजन समझ में आया कि अगर फोर्स कंजर्वेटिव होगा तभी वर्क डन 0 आएगा। लेकिन अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव हुआ, डिस्टेंस 0 भी हुई, तब भी वर्क डन 0 नहीं होगा। उसकी बात करते हैं। तो देखो मैंने क्या बोला, डिस्टेंस 0 है, वर्क डन 0 नहीं होगा। किसके थ्रू? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू करते हैं। तो देखो मैं पहले लिख देता हूं नोट, फिर समझाता हूं। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फॉर अ क्लोज्ड पाथ नेवर बी 0। क्या होता है? क्लोज पाथ नेवर बी 0, नेवर बी 0। मैंने लिख दिया कि क्लोज पाथ के लिए जो वर्क डन होता है वो 0 कभी नहीं होता है। अब कभी नहीं होता तो बात तो बड़ी हो गई। अच्छा, क्लोज पाथ का मतलब तो यही होता है जहां से चलो वहीं आ जाओ, तो डिस्टेंस 0 हो गई तो वर्क डन 0 आना चाहिए था। हाँ, ये कंसेप्ट 11th में आके ही क्लियर होता है, क्योंकि 9th में बच्चा थोड़ा सा माइंड कम उसका डेवलप होता है, चीजें उसको बताई भी नहीं जाती, क्योंकि उन सब चीजों में उलझ जाता है। तो आपके पास अब इतनी शार्पनेस आ गई है तो आप समझ सकते हो कि जहां से चले थे अगर वहीं पर आते हो या डिस्टेंस 0 होती है तो वर्क डन केवल कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू ही 0 होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू वर्क डन 0 नहीं होता है अगर डिस्टेंस 0 है तब। कैसे? देखो मैंने क्या किया, यहां पर एक एग्जाम्पल ले लिया ऐसे, ठीक। ये हमारे पास एक टेबल है, क्या है? एक टेबल है। ये मैंने एक टेबल बना दिया, ठीक। ये हमारे पास एक टेबल है। अब इस टेबल के ऊपर देखो क्या है, यहां से एक मास रखा है और इसको यहां मैं लेके जाता हूं, फिर उसको मैं यहां लेके आता हूं, फिर यहां लेके जाता हूं और फिर वापस उसको वहीं ले जाता हूं। कहां? जहां से मैं चला था इधर गया, फिर इधर गया और फिर मैं इधर आया, फिर इधर से मैं इधर गया, फिर यहां आ गया। मतलब जहां से चला था मैं वापस वहीं पहुंच गया। और समझना, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सब सेम है। क्या डिस्टेंस सेम है? अच्छा, तो ये क्या आ जाएगा? ये हमारे पास ए, ये हमारे पास बी, ये हमारे पास सी, ये हमारे पास डी है। ये डिस्टेंस सब एस एस है। क्या है? सब एस एस डिस्टेंस है। क्लियर हुआ?
मैं बात करने जा रहा हूं वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है। अगर मुझे ए से बी जाना है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? फ्रिक्शन पीछे लगेगा। फ्रिक्शन क्या होता है? स्मॉल एफ। अगर मैं जा रहा हूं बी से सी तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? फ्रिक्शन पीछे लगेगा। कहाँ? इधर लगेगा। अगर मैं जा रहा हूं सी से डी तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? फ्रिक्शन पीछे लगेगा। अगर मैं जा रहा हूं डी टू ए तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा पीछे। सब जगह डिस्टेंस एस एस है। तो वर्क डन जरा देखो, वर्क डन, तो वर्क डन क्या आएगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन कैसा है? नॉन कंजर्वेटिव है, एनसी है। क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। एनसीएफ है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अब ये एनसीएफ, इसको एनसीएफ मत समझ लेना कि एनसीएफ 2005 है, ऐसा कुछ नहीं। एनसीएफ का मतलब सिर्फ यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो क्या आएगा देखो जरा सा, मैं बात करूं ए टू बी की, किसकी? ए टू बी की। अगर ए टू बी की बात करता हूं तो फोर्स पीछे है, डिस्प्लेसमेंट आगे है। दोनों के बीच में कितना एंगल बना? दोनों के बीच में बच्चों एंगल बन जाता है 180। तो यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा फ्रिक्शन फोर्स एफ, डिस्प्लेसमेंट एस, और एंगल कितना आया? 180। तो आंसर तो इसका आ जाएगा माइनस एफ एस आ जाएगा। फिर मैं बात करता हूँ बी से सी की, वर्क डन बी टू सी देखो, फिर आएगा क्या आएगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इधर, उन दोनों के बीच का एंगल जरा देखो, फिर आएगा 180। तो मतलब एफ एस कॉस 180 मतलब आएगा माइनस एफ एस। फिर यहां से यहां देखेंगे तो एफ इधर है, एस इधर है, कितना आएगा? डब्ल्यू सी डी। तो ये आएगा एफ एस कॉस 180 मतलब माइनस एफ एस आ गया। फिर देखिए डी टू ए, वर्क डन डी टू ए, ये आएगा एफ एस कॉस 180 मतलब माइनस एफ एस आ गया। तो जरा देखो जहां से चले थे वहीं वापस आ गए। तो वर्क डन कितना आया? टोटल वर्क डन कितना आया? टोटल वर्क डन जो W टोटल आएगा, W टोटल आएगा वो कितना आएगा? बाई फ्रिक्शन फोर्स। टोटल वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कितना आ रहा है? वो आ रहा है एफ एस एफ एस एफ एस एफ एस। कितना आया? -4 एफ एस आया। तो ये जो वर्क डन आया ये क्या है? ये नॉट इक्वल टू 0 है। यही तो मैं कह रहा हूं क्या कि वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फॉर अ क्लोज पाथ नेवर बी 0। ये जो क्लोज पाथ होता है उसके लिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कभी भी 0 नहीं होता है। इस चीज को आप याद रखोगे। यहाँ पे ये लिखा जा सकता था, ये आंसर आया है कि ये आंसर कितना आया है? -4 एफ एस। इसका मतलब ये आया कि दैट इज जो वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है नेवर बी 0, ये 0 नहीं होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लिखो या फिर फ्रिक्शन फोर्स लिखो, क्या लिखा जाएगा? और वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0 होता है। लेकिन यहीं पे ग्रेविटी फोर्स होता तो 0 आ जाता। तो इसीलिए कहते हैं कि चीजें धीरे धीरे ही समझ में आती हैं। अगर अभी 9th-10th क्लास में होते, आपको कोई बोलता है कि डिस्टेंस 0 है तो वर्क डन आप तुरंत बोल देते कि 0 ही होगा। लेकिन 11th क्लास में आके अब आपका कंसेप्ट थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ कि नहीं, अगर कोई कहता है तो डिस्टेंस 0 है तो आप तुरंत उससे पूछोगे कि फोर्स कौन सा है, कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव। अगर कहता है कंजर्वेटिव फोर्स तो आप बोलेंगे कि वर्क डन 0 होगा। अगर उसने कहा कि डिस्टेंस 0 है, वर्क डन बताना है और फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, तो आप तुरंत बोल दोगे कि वर्क डन अब 0 नहीं आएगा। तो इस तरह से बच्चों कंसेप्ट को क्लियरिटी के साथ पढ़ना है आपको। स्क्रीनशॉट लीजिए, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहां से कंप्लीट हो जाता है।